ब्लैक का करने का तो ब्लैक के लिए 315। ब्लैक थीम ऑन किया क्या? हाँ, अरे नहीं, एक्चुअली वो मैं बैटरी सेविंग कर रहा था ना। थोड़ा वही अजीब, बट कोई नहीं। अजीब, बहुत अजीब लग रहा है ये ऐसा, मतलब ब्लैक में टू बी ऑनेस्ट करने को, बट अभी बैटरी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी अजीब लगने से, सो ठीक है। अरे मैं अपने ऑफिस में भी ना, वो पीसी मेरा जैसे भी सारे पीसी मेरे यहाँ पे ना, वो हाँ विंडोज 10 पे है। तो उनमें ऐसे हाँ अपने में है ना, लाइट नाइट लाइट, हाँ या वो जो स्क्रीन का मैं तेको बता रहा था, हाँ वो हाँ हाँ फीचर्स है उसमें। अभी मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल पड़ता है, तेको पता था प्रीवियस बार में। हाँ तो मैं हाँ हाँ। सारे पीसी में ऑन करके रख देता हूँ। एक बार क्या, मैं ऑन करके बंद कर दिया मैंने पीसी, तो सुबह ऑन करके वही सेटिंग की। अब मैम आके बैठी है कि वो हो क्या रहा है, कि मैं अंधी हो गई हूँ कि दिख नहीं रहा है। और मैम को लगा था कि मैंने कुछ रॉकेट साइंस लगा दिया। तो सारे पीसी में तो तूने एक पीसी पे किया रहेगा ना। नहीं मतलब मैं जितने पीसी में बैठ जाता हूँ उस पर करता हूँ। देखो पता हाँ है, मैं ओके। सारे पीसीज पे रेडी। ना, जैसे अपने फोल्डर में कैसे अपन वो क्विक एक्सेस रखते हैं ना, तो अगर डबल टैप हाँ हाँ करेगा तो हाँ देखो डाउनलोड सब तो राहुल मेरा एक नाम का हर एक का नाम का एक फोल्डर है। देख तू कोई भी हाँ। पीसी में बैठ जा, तो उसमें देख मेरा ना, मेरा फोल्डर सब में पिन है, सब में। ओके। और किसी को बात नोटिस नहीं है। और मेरे को मेरा फोल्डर कहाँ से भी एक्सेस करना मैं कर सकता हूँ। तो तेरे को तेरा पीसी ऐसा अलॉटेड नहीं है क्या? अलॉटेड है ना। ओके। अरे बट कैसा होता है कि देख जो उदय भाई जो सीनियर्स है ना, वो लोग नीचे बैठे रहते हैं और मैं ऊपर बैठ जाता हूँ। तो कभी कभी कैसा कि एक बंदा नहीं आता, मैं वहां से यहाँ पे आ जाता हूँ, शिफ्ट हो जाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो तो समझा अभी। ओके। अच्छा सुन, मैं इसके लिए मेरे को मतलब बैक, इसके लिए ना मेरे को ऊपर का वो के और वो टी है ना, उसके हाँ, लिए बस मैं तेरा फॉर्मूला रेफर कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं भाई। तो पहले डीओ, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ डेन, ये पढ़ लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमें वैक ढूंढना है। Calculate the after weighted average, after tax weighted average cost of capital of DINLA company on the market value basis. DINLA company has the following capital structure: ordinary shares, reserves, and all that stuff दिया हुआ है, and preference shares, loan note, bank loans सब दिया हुआ है. The ordinary shares of DINLA company are currently trading at 4.26 on an ex-dividend basis and have a nominal value of 0.25 per share. तो इनका PO का value है 4.26 हो गया. फिर ऑर्डिनरी डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ फ्यूचर बाय 4%, तो ये भी हो गया. और लास्ट में एंड द डिविडेंड ऑफ 0.25 पर शेयर हैज जस्ट बीन पेड, द 0.25, ये भी हो गया. द आंसर इज ओके. तो इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते. 7,200 10.1% आ गया हमारा के ई.
ये सबसे पहले ये एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारा बराबर है कि 10.1 आंसर 10.1। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रेफरेंस शेयर, अभी हमें एक सेम चीज करनी है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। फाइंडिंग केपी, तो पहले मुझे केपी के लिए जो करना है, मुझे करना है डिविडेंड डी अपॉन पीओ। इसको ऐसे फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, पीओ देन डी एंड देन पीओ। जो हमें इतना दिया हुआ है 5% प्रेफरेंस शेयर एंड एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू ऑफ 0.56 और डी नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 पर शेयर, वो ठीक है। सो हम क्या करते हैं भाई, हमेशा हम जो 5% है इनका फेस वैल्यू, हम इसको इस 5000 से करते हैं डिवाइड फॉर डी। तो इसके डी के लिए ना 5000 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 100। 300 नॉमिनल वैल्यू भी काम करते हैं इधर ना। तो मैं नहीं ओ नो, वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय द नॉमिनल वैल्यू 1 इंटू 0.05 हम कर सकते हैं 0.05। तो ये हमें आ गया यहाँ पे 0.05। फिर दिया हुआ है यहाँ पे हमें 0.05। ये देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 5% प्रेफरेंशियल, तो ये भी हो गया। कहता है केपी, तो केपी के लिए व्हाट वी विल डू इज दिस डिवाइड बाय दिस। तो केपी एक्चुअली नीचे लिखना चाहिए ऐसे 8.9% 286%। ठीक है, तो यहाँ पे 8.93 आया प्रेफरेंस पर, चेक करते हैं 8.9 लिया उन्होंने, सेम है। फाइंडिंग केडी होगा 100%, इसलिए मैंने लिख दिया। 6% लोन नोट्स ऑफ डिनला कंपनी आर करंटली ट्रेडिंग एट 9.45 पर लोन नोट, मतलब ये इनका मार्केट वैल्यू एट एन एक्स इंटरेस्ट बेसिस। लैंड विल बी रिडीम्ड at their nominal value of 100 per loan in 5 years time. So for KD we use find out the KD, we need to use the IRR formula for so that we can find out two NPVs. For that we would require two discount rates ओ सबसे पहले तो मुझे इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट इक्वल टू पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट, जो मेरे को आता है और इंटरेस्ट। अब मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे कितना, 6% loan notes, nominal value have to assume always as 100, so which is 6 into 1 minus 0.3। टैक्स रेट मोस्टली 0.3 रहता है, नहीं 0.25 है। ऐसे यहाँ पे है 0.25 दिया हुआ है, 4.5 आ गया। सो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये चीज यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। लिखा हुआ है। सो लेट्स गो अहेड। The two discount rates that we will take here are the two discount rates that we will take here are 5% market value rest
nominal value, redemption value, which is the nominal oh sorry, I'll take 10%. तो ऐसा कर दिया कि 10% से ज्यादा सही आधा ऐसा बोलते हैं 10%। ठीक है, नाउ डिस्काउंट रेट्स, डिस्काउंट स्लैश एन्युटी रेट्स, डिस्काउंट रेट्स ही है वो, बी ऑनेस्ट। का नाम एन्युटी भी उसको कंबाइन करना पड़ता है, ये माइनस में। ईयरफोन लगा देगा एक मिनट। आराम से भाई। तो अभी हमने यहाँ पे 5% लिया हुआ है गाइस, और हमें यहाँ पे बोला गया हमें 5 साल तक उसको लेके जाना है। तो 5 years for 5% एनुअल टेबल यूज कर सकते हैं। Suitable for 5% of interest, annually table will be 4.329, 3.352, and then यहाँ पे आता है 0.784, 0.497, 0.49, एक मिनट, हाँ 0.497 इसके लिए 0.497 ही है ना, 0.47 लिए। तो तूने डेप निकाला, सुन ना, ये डेप अपना प्रेफरेंस पे भी लगेगा और इंटरेस्ट लोन पे भी लगेगा, दोनों पे लगेगा ना? डेट दोनों पे नहीं लगेगा, प्रेफरेंस शेयर क्या के बोल लिए रहा अलग है ना, वो डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू। तो डिविडेंड तेरे को नॉमिनल वैल्यू लेना है उसका, और तेरे को 5% से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो उसका फेस वैल्यू है। है? ये अपॉन एनपीवीएल बन गया अपना हमारा। तो नाउ वी कैन यूज द आईआरआर फॉर्मूला, आईआरआर इज इक्वल टू एल प्लस एनपीवीएल अपॉन एनपीवीएल माइनस एनपीवीएच इंटू माइनस एल। फिर यहाँ पे एनपीवी डिवाइड बाय देखो पोस्ट टैक्स माइनस पीएच। 4.9 है क्या? पोस्ट टैक्स 4.9 4.5 आता है रे मेरे हिसाब से। एक मिनट, तू प्रेफरेंस शेयर कर रहा है कि डिबेंचर्स कर रहा है या बॉन्ड्स कर रहा है?
बॉन्ड्स का रोड पहले। हाँ मुझे लगता है 4.5 आना चाहिए। मुझे लगता है राहुल ने वही मिस्टेक है जो मैं बोल रहा अच्छा था टू पहले। पॉइंट फोर अच्छा। हाँ यही मिस्टेक। हाँ बराबर 4.2। 4.5 आता है। नहीं नहीं, मैंने वो 30% लिया, 25% है ना टैक्स रेट। हाँ आया। तो अभी जो लास्ट है अपना IRR, for that I will do L plus this into this। फिर भी फॉर सेफर साइड इसको ब्रैकेट में डाल के रखता हूँ। आंसर इज 5.367%। जो भी अभी वो कैच करेगा। KD for me will be 0.67%। 5.37%। एक बार चेक कर लेते हैं KD हमारे सही है कि नहीं। और 5.37 5.6 आ रहा है इनको। They have taken 5 and 6%। एक बार मुझे 5 का चेक कर लेते। 2.43 हाँ। देन दे हैव टेकन 6%। तो जितना उन्होंने बढ़ाया उतना उनको सही आया। हमारा वैक तो सही आएगा, उसका कोई सीन नहीं है। लास्ट में करना है कैलकुलेट फाइंडिंग KB। KB का भी कुछ यस फाइंडिंग KB। Oh sorry, bank loan has a fixed interest rate of 7%। Okay okay, so KB is equal to 7% directly। ये भी हो गया। फोर्थ स्टेप था ये। So now we have to just finding WACC। Finding WACC equals value, nominal value in numbers held, market value, post market value। एक मिनट। पोस्ट मार्केट वैल्यू अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर कॉस्ट लिख देता हूँ कॉस्ट। देन पोस्ट कॉस्ट वैल्यू इक्विटी रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर लिख देता हूँ। बॉन्ड्स, बैंक लोन, तो ऐसे लेके आना चाहिए था ना। डिवाइड तो हमें हमारा पोस्ट नॉमिनल वैल्यू हमें इन नंबर्स मिलता है। मार्केट वैल्यू इसकी तो 103 पॉइंट, ओए नहीं इसमें एक्चुअली कम है। 95.45 है। डैम। रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू
भी कम थी ना, हाँ 0.56 था, ऊपर वाले का मार्केट वैल्यू से ज्यादा था शायद ना, हाँ 4.26। पोस्ट मार्केट वैल्यू, हाँ उसमें मतलब मल्टीप्लिकेशन पूछना वो, ये हो गया। इसमें खाली 3000 आएगा कि वो चेंज नहीं होता है। देन कॉस्ट विल बी 7, हाँ इधर यहाँ पे 7% आया ना जो केबी, इधर ओनली जस्ट वी हैव टू अप्लाई दिस पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला फिर से एक बार, so that we will get here 5.25%, 5.25%। तो अभी खाली हम यहाँ पे लिंक दे देते हैं so that सही है वैसे। केपी कलर नहीं है केपी को, कॉस्ट लोन नोट्स, ये वैल्यू 125, अभी कहते हैं ये बैक 9.9% मिलता है हमारा बैक 9.9%। ओए क्या हो गया, ठीक है 9.9, ठीक है बैक इज 9.9346%। चेक कर लेते हैं हमारे बैक का आंसर क्या है, 9.9 ये हो गया एक पार्ट। Discuss the connection between relative cost of sources of finance and creditor hierarchy। अपना 15 स्टैंडर्ड का ही है creditor hierarchy। Creditor hierarchy refers to the order in which financial claims against companies are settled, which company when company is liquidated. The hierarchy in order of decreasing priority is secured creditors, unsecured creditors, preference shareholders, and ordinary shareholders. The risk, if or the risk of not receiving any cash in liquidation increases as per the priority decreases. The secured creditors therefore face the lowest risk, and as providers of finance, and the ordinary shareholders face the highest risk. The required rate of return by the provider of finance is related to risk faced by the provider of finance. The secured creditors therefore have the lowest required rate of return, and the ordinary shareholders therefore have the highest rate of required return. The cost of debt should be less than the cost of preference shares, which should be less than the cost of equity. So समझा? that the cost of the इसलिए debt should be less than the cost of the preference. इधर Okay, तेरे which को should बताता be हूँ ना less मैं, than the. रुकना। मुझे एक बात बता, तेरा सबसे पहले सिक्योर्ड कौन सा है? बैंक लोन है। बैंक बैंक लोन लोन है, होता है क्योंकि बैंक की अथॉरिटी है वो। तो फिर अथॉरिटी है। अनसिक्योर्ड तेरा लोन नोट्स, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, और इसलिए इक्विटी। तो तू देखेगा तो तेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे बढ़ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली उनको ज्यादा रिस्क फेस करना पड़ रहा है। ज्यादा रिस्क मिल रहा है इसके लिए। आगे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक फाइनेंस एंड अदर कन्वेंशनल फाइनेंस। ये कुछ है ना अलग। Wealth creation in Islamic finance requires risk and reward in terms of economic benefit are shared between provider of finance and the user of finance. Economic benefit includes wider economic goals such as increasing employment and social welfare. Economic benefit includes wider economic goals such as increasing employment and social welfare. ठीक है. Conventional finance, which refers to finance which is not based on Islamic principles and which are historically being used in the financial system.
does not require the sharing of risks and rewards between the provider of finance and the user of finance. Interest, that is riba, is absolutely forbidden in Islamic finance and is seen as immoral. This can be contrasted with the debt in conventional finance, with interest is seen as the main form of return to the debt holder, and with the attention paid to the interest rates at the conventional financial system, where interest is the reward for depositing funds and the cost of borrowing funds. Islamic finance can only support business activities which are acceptable under Sharia law. Murabba and sukuk are forms of Islamic finance that can be compared to conventional debt finance. Unlike conventional debt finance, however, murabba and sukuk must have a direct link with underlying tangible assets. इसका एक काम करते हैं, ये वीडियो का रिकॉर्डिंग होने के बाद ना इसका एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट बनाते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला. तू जो बोल रहा था शायद यहाँ पे ना उन्होंने वैक को अच्छे से एक्सप्लेन किया. Discuss the circumstances under which the current weighted average cost of capital of a company could be used in investment appraisal and indicate briefly how its limitations as a discount rate could be overcome. The current weighted average cost of capital of a company reflects the required returns of existing providers of finance. तेरे को मतलब जैसे अब मैंने तेरे को एक्सप्लेन किया था ऑफ द रिकॉर्डिंग, तो तेरे को अब ये शायद इंग्लिश में थोड़ा बेटर मतलब फील हो रहा होगा. बेटर लग रहा है. हाँ, The current कि weighted ऑफ द average cost of एग्जिस्टिंग capital. प्रोवाइडिंग ऑफ द फाइनेंस जो तूने बोला था, देख बैंक लोन से अपन ऊपर गए थे, तो हाँ. बैंक लोन नोट्स पे प्रेफरेंस होता है. Such as cost of equity of shareholders and cost of debt of providers of debt finance, example banks and loan note holders. The cost of equity and cost of debt depend on the particular elements of existing risk profile of the company, such as business risk and financial risk. Providing the business risk and financial risk of a company remain unchanged. Providing that the business and the financial risk of the company remain unchanged, the cost of equity and cost of debt and hence WACC should remain unchanged. Turning to investment appraisal, the WACC could be used as a discount rate in calculating the present values of the investment project cash flows. Perfect. Since the discount rate used should reflect the risk of the investment project cash flows, using WACC as the discount rate will only be appropriate if the investment project does not result in change in the business risk and financial risk of the investing company. देख, अभी तू खाली लिंक कर. अपन एनपीवी में क्या करते थे, फॉर दिस प्रोजेक्ट वी नीड दिस मच इन्वेस्टमेंट, और वो अपना ईयर 0 में चाहता था. और यही चीज ये लोग भी बोल रहे हैं. देख, कि तू जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट तो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, उसके जो तेरे को वैक चाहिए वो तेरे को केडीकेई से मोस्टली मिलेगा. बोले केडीकेई से मोस्टली मिलेगा एज डिस्काउंट रेट, बट केपी से भी मिलता है कई बार. ओनली द सर्कमस्टेंसेस which is likely to leave business risk unchanged is if the investment project were an expansion of existing business activities. That could therefore be used as a discount rate in appraising an investment project that looked to expand existing business operations. However, business risk depends on the size and scope of business operations as well as on the nature, and so on investment project that expands existing business operations should be small in relation to size of the existing business. ये थोड़ा लाइन फिर से पढ़ते हैं. However, business risk depends on the size and scope of business operations as well as on their nature, and so an investment project that expands existing business operations should be small in relation to the size of the existing business. Okay, ठीक है. ये खाली business operations हमारे स्मॉल होंगे तो हमें बिजनेस रिस्क भी कम लेना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं. Financial risk will remain unchanged if the investment project is financed in such a way that the relative weighing of existing sources of finance is unchanged.
leaving the existing capital structure of investment company unchanged. Leaving the existing capital structure of the company unchanged. बेसिकली बोलना चाहते हैं कि फाइनेंशियल मतलब रिस्क जो है, बोल बोल, हम्म पूछ पूछ। नहीं मतलब वो नहीं समझा कि लाइक अपना एग्जिस्टिंग फाइनेंस जितना मेरा डेप्थ या इक्विटी है वो मेरा सेम है और फिर भी मेरा इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास फाइनेंस है मतलब। Financial risk will remain unchanged if the investment project is financed in such a way that the relative weighting of existing sources of finance is unchanged, leaving the existing capital structure of the existing company unchanged. Financial risk में basically तेरा हम्म the financial risk तेरा बीटा इक्विटी में आता है, ओके बराबर है। बीटा इक्विटी में हम्म तेरा फाइनेंशियल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क आता है। अभी तू अगर वो फॉर्मूला याद करेगा, बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी वैल्यू डी वैल्यू ई अपॉन वैल्यू अपॉन इक्वल्स वैल्यू टू, ऑफ उसमें इक्विटी प्लस इक्विटी और डेटा। डेट को ज्यादा महत्व देते हैं ना। तो वो वही हम्म तो उसमें शायद ये वही बोलना चाहते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क विल रिमेन अनचेंज, मतलब जो डेट और इक्विटी का रिस्क है दैट विल रिमेन अनचेंज्ड इन सच वे हम्म दैट द रिलेटिव वेइंग ऑफ एग्जिस्टिंग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इज अनचेंज्ड, मतलब उनका इन्वेस्टमेंट सेम लेवल पे है एज देयर रिस्क, लीविंग द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी अनचेंज, मतलब केपी केबी ये सब भी हम्म उनका भी रेशियो सेम है। लाइक अगर सबको वन 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 ऐसा है, लाइक के ई सबको हम्म सबका इक्वली इन्वेस्ट किया हुआ है, वन वन हम्म वन वन इन दिस रेशियो, ठीक है। अभी रिस्क तो ऑब्वियसली जो परसेंटेज है वो तो अलग अलग ही होगा बिकॉज ऑफ द हायरार्की, बराबर है। ये बोलना चाहते हैं हम्म अगर ये बढ़ गया और ये बढ़ गया तो फिर ये इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब अगर इक्विटी और लोन बराबर डेट बढ़ गया तो ये होना चाहते हैं कि जो हाँ रेशियो है वो भी अनचेंज रहना चाहिए, तो इसको भी अपने को दो दो से बढ़ाना चाहिए टेक्निकली, मतलब अभी अपना रेशियो सेम है, हाँ, ऐसा मुझे लगता है ये बोलना चाहते हैं। हम्म, लीविंग द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी अनचेंज, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब परसेंटेज। अब अभी तू देखेगा तो हर किसी को 25% मिल रहा था, जब मैंने हम्म, टू टू किया सबको, तो भी सबको 25% ही मिल रहा है। अगर टू इक्वली मिल रहा होता है। किसी और को टू होता तो फिर वो, और बाकी दो को वन होता तो तो वो परसेंटेज चेंज कुछ और होता। तो क्या? फिर वो परसेंटेज सेम रहता ही नहीं मतलब डिफरेंट हम्म, डिफरेंट होता है और वो परसेंटेज भी टोटल भी डिफरेंट ही आता है। एग्जैक्टली। While this is unlikely in practice, a company may finance investment projects with a target capital structure in mind, about which small fluctuations are permitted. हाँ ओके, मतलब ऊपर का हाईली अनलाइकली ना, हाँ वो ठीक है, ये बराबर है। अ कंपनी में फाइनेंस इन्वेस्टमेंट विद टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर इन माइंड अबाउट विच फ्लक्चुएशंस आर हम्म परमिटेड, ठीक है। मतलब अगर थोड़ा हम्म बहुत इधर उधर हो गया तो चलता है, ऐसा बोलना चाहते हैं। बाकी इफ बिजनेस रिस्क चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, if business is changed so as the result of investment project, ठीक है, that using using the WACC of the company in investment appraisal is not appropriate. A project specific discount rate should be calculated. The CAPM can be used to calculate project specific cost of equity. The CAPM can be used to calculate project specific cost of, हाँ बराबर, and this can be used in calculating the project specific WACC. ये वही हाँ है जो तू ठीक बोल है। रहा जब मैंने पूछा रिस्क का तो बोला अपन कैप फाइंड करते फॉर द बेटा रिस्क फैक्टर निकालने के लिए। हम्म। कोई ना क्या? देख ना तू क्या बता मैं तेरे को पूछा था कि रिस्क फैक्टर निकालने के लिए तो तू बता अपन वो इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं कैप में टू फाइंड द रिस्क फैक्टर ना। पहला स्टेप वही है, पहला स्टेप वही है। हम्म इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हम्म प्रॉक्सी कंपनी का बोल रहा है ना तू, वो प्रॉफिट बराबर है। कंपनी फिर तू प्रॉक्सी कंपनी को पहले तू डी गियर करता है, फिर तू री गियर करता है, फिर तू कैपेम चार्ज करता है। कैप में स्टार्ट कैपेम करता है। चार्ज करने के बाद का भी उन्होंने तेरे को स्टेप बताया हुआ है। कैपेम से तेरे को क्या मिलता है, वो बता है। वो रिस्क कितना है बिजनेस में ना। क्या मिलता है? क्या मिलता है मतलब। कैपेम तो खाली ये है ना, मेथड है या मॉडल है। हाँ तेरे को कैपेम हाँ देता बट क्या है? कि ये बिजनेस में कितना रिस्क होगा। फॉर्मूला बताना।
अधिक रिस्क फ्री रिटर्न प्लस अपना बीटा, मतलब अपना रिस्क कितना है बिजनेस में, और रिस्क फ्री मतलब अपना कि ये अपन को बाहर मिलेगा। परफेक्ट है। एक सॉरी, हाँ मतलब कि भाई कितना भी करे कि इसके तो ऊपर मिलना चाहिए, वो अपना रिस्क फ्री फैक्टर हो गया। और बीच में अपना मार्केट में रिस्क कितना मिल रहा है और अपना रिस्क फ्री फैक्टर कितना है, मतलब खत्म। कर हो गया। दिया ना। हो गया ना, हो गया ना। हाँ, अब ये क्या माँ चुदाने, अब मैं वो बता, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है? स्टार्टिंग में बोल रहा है तू, वो आ रहा है। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है? ये तो तुमने इज इक्वल टू का ये बताया ना, राइट हैंड हाँ, साइड बताया। इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है? कैपेम ही आता है ना। हो गया। ये पढ़ाई में कैपेम तो मॉडल है, मेथड है। देखो कैपेम देता क्या है, ये नहीं है कैपेम। अभी तू तेरे चैप्टर नंबर 17 पे जा, देख देख कैपेम खोल। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है वो ये मत बता मेरे को। अरे तो मतलब ये कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को एटलीस्ट कितना मिलना चाहिए उससे रिटर्न। फिर से गलत है। यार तू इंग्लिश में मत बताइए, तू सेम वर्ड मत घुमा मेरे साथ, ये बकचोदी मेरे साथ मत कर, बिनवा सर के साथ ये कर जो करने का है। जो मैं तो पहले ही बोला नहीं आता है तो नहीं आता है बोलने का, तू जो नहीं वापस आता यही भाई। करे जा रहा है। तेरे को केई मिलता है, केई, फ्रांसिस केई मिलता है। हाँ। कॉस्ट टू एक मिनट इक्विटी। रामा, एक मिनट रुक जा। हाँ तो वो तो तेरा केई देता है, कॉस्ट ऑफ हम्म। इक्विटी, कैपेम, समझा? वो है। क्या ना, अब वो तो तेरा कॉस्ट केई टू देता है, तो उन्होंने अपना नेक्स्ट स्टेप क्या बताया तेरे को? The CAPM model can be used to calculate the project specific cost of equity. देखो नेक्स्ट लाइन में जो है, project specific cost of equity which is KE, and this can be हम्म। used in calculating the project specific WACC. अभी WACC में अपन ने वही किया ना, अपन ने WACC ही ढूंढा, हम्म। WACC ही ढूंढा, और अपन ने KE ही यूज किया इस केस में। तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो तेरा तूने KE फाइंड आउट किया है, यहाँ पे तू डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की जगह पे तू यहाँ पे CAPM मॉडल भी यूज कर सकता था, गिवन ऑन द अगर मैं डेटा। कैपेम यूज करता तो भी मेरे को सेम रेट, मतलब रेट सेम ही नहीं, आता। नहीं, अलग आता, पर तेरे को परसेंटेज अलग आता। वो क्यों आता, वो सर ने आज ही मतलब बताया था। वो रिस्क को कंसिडर करता है कैपेम, इसको नहीं करता और कंसिडर। यही नहीं करता ना। ये नहीं करता, डिविडेंड ग्रोथ नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, हाँ इसमें इसका फैक्टर ही नहीं है।